दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टॉक्सिक की, जिसकी कहानी शुरू से ही काफी उलझी हुई है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इसके पीछे छिपी असली कहानी धीरे धीरे सामने आती है। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरी कहानी को आसान और नेचुरल तरीके से समझते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1955 से होती है, जहां पर हमें एक सर्कस दिखाया जाता है। उस सर्कस में नादिया नाम की एक लड़की काम करती थी। नादिया उस वक्त काफी परेशान और टूटी हुई थी और शराब के नशे में अपने छोटे बेटे से बात कर रही थी। वो उससे कहती है कि आज उसके पिता आने वाले हैं। कई सालों के बाद उसके पिता उससे मिलेंगे और आज ही उसका नामकरण भी करेंगे। नादिया अपने बेटे को समझाती है कि उसके पिता सर्कस के बाहर मिलेंगे, इसीलिए उसे वहीं जाकर उनका इंतजार करना चाहिए। इतना कहकर नादिया अपने बेटे को बाहर छोड़कर सर्कस में परफॉर्म करने चली जाती है। बच्चा बाहर अपने पिता का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक सर्कस में एक जोरदार धमाका हो जाता है। पूरा सर्कस तबाह हो जाता है और इस हादसे में नादिया की भी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर राया पहुंचा। दरअसल नादिया का बेटा उसी का इंतजार कर रहा था। राया अपने बच्चे को साथ लेकर वहां से निकलता है, लेकिन नादिया की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसका बेटा लगातार अपनी मां के बारे में सवाल पूछ रहा था, लेकिन राया खुद इतनी बुरी हालत में था कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो शराब पीने लगता है और बच्चे को चुप रहने के लिए कहता है। आखिरकार राया पहाड़ी के पास अपनी कार रोकता है और बाहर निकलकर शराब पीने लगा। उस समय उसका बेटा कार के अंदर मौजूद था, लेकिन राया ने कार का हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, इसीलिए कार धीरे धीरे लुढ़कती हुई खाई में गिर जाती है और यहीं से फिल्म हमें अतीत की ओर ले जाती है। कहानी पहुंचती है साल 1947 में। उस समय भारत आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में होता है। उस समय गोवा में अपराध और माफिया का काफी दबदबा था। यहाँ पर दो बड़े माफिया होते हैं, सेबेस्टियन और फर्नांडिस। दोनों भाई जरूर थे, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं होते। उसी बीच एक दिन फर्नांडिस के बेटे की हत्या हो जाती है। फर्नांडिस को उम्मीद होती है कि उसका भाई सेबेस्टियन उसके साथ खड़ा होगा और बेटे के अंतिम संस्कार में आएगा, लेकिन वहां मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान राया और उसकी बहन गंगा वहां पर मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं और फर्नांडिस के कई आदमियों को मार देते हैं। टीजर में जो सीन दिखाया गया था वो यही का सीन है, लेकिन आखिर में राया और गंगा पकड़े जाते हैं। यही पता चलता है कि फर्नांडिस के बेटे को मारने वाले भी यही दोनों थे। फर्नांडिस गुस्से में उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहां सेबेस्टियन पहुंच जाता है। फर्नांडिस को लगता है कि उसका भाई उसका साथ देगा, लेकिन सेबेस्टियन राया की तरफ खड़ा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन वो किसी के बदले के बीच में नहीं आएगा। इसके बाद राया और गंगा फर्नांडिस को खत्म कर देते हैं। दरअसल फर्नांडिस के लोगों ने गंगा के साथ बहुत बुरा किया था, इसी वजह से दोनों भाई बहन उसके पूरे गैंग को खत्म कर रहे थे। उन दोनों की काबिलियत देखकर सेबेस्टियन उन्हें अपने साथ काम करने का मौका देता है और दोनों उसके लिए काम करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ ही समय में सेबेस्टियन गोवा का सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है। सेबेस्टियन के साथ एलिजाबेथ और उसका भाई टोनी भी काम करते थे। ये दोनों कई सालों से उसके भरोसेमंद लोग थे, लेकिन राया और गंगा के आने के बाद सेबेस्टियन का भरोसा इन दोनों पर भी कम होने लगा था। इसी बीच सेबेस्टियन की बेटी रेविका की मुलाकात राया से होती है। रेविका काफी गुस्सैल स्वभाव की लड़की थी और ठीक से किसी से भी बात नहीं करती, लेकिन राया को वो पहली नजर में पसंद आ जाती है और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं और कुछ ही समय में उनका रिश्ता सबके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ टोनी और एलिजाबेथ सेबेस्टियन को मारकर उसकी जगह लेने का प्लान बना रहे थे। इसके लिए वो एक सर्कस को चुनते हैं। उन दोनों के कई आदमी जोकर बनकर सर्कस में पहुंच जाते हैं। उसी सर्कस में राया की नजर नादिया पर पड़ती है। नादिया सर्कस की सबसे खास कलाकार थी। उसका शो खत्म होने के बाद वो वहां से जाने लगती है और राया उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन उसी रास्ते में राया कई लोगों को मरा हुआ दिखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सर्कस में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। राया वापस लौटता है और जोकरों पर हमला कर देता है। उसे पता चलता है कि ये लोग सेबेस्टियन को मारने आए थे। उनमें से एक ने सेबेस्टियन को गोली भी मार दी, लेकिन गोली उसके हाथ में लगी थी, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। अब राया पता लगाना चाहता है कि इन लोगों को सर्कस के अंदर किसने पहुंचाया। उसका शक नादिया पर जाता है और वो नादिया से काफी खराब तरीके से पूछताछ कर रहा था। गुस्से में नादिया उसके मुंह पर थूक देती है। उधर टोनी और एलिजाबेथ जल्दी
जल्दी से इस पूरे मामले का इल्जाम नादिया के ऊपर लगाना चाहते थे। वो नादिया को मारने ही वाले थे कि तभी वहां राया पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। इसी दौरान राया को असली सच्चाई भी पता चल गई। जोकरों को अंदर बुलाने में टोनी और एलिजाबेथ कहाँ था। गंगा एलिजाबेथ से कहती है कि अगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो उसे अपने भाई टोनी को अपने हाथों से मारना होगा। एलिजाबेथ के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन आखिरकार उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई टोनी को मारना पड़ता है। टोनी की मौत के बाद एलिजाबेथ के मन में राया और गंगा के खिलाफ बदले की आग और ज्यादा भड़क जाती है। गंगा को डर होता है कि अब नादिया की जान भी खतरे में होगी, इसीलिए वो नादिया को पैसे देकर गोवा से कहीं दूर जाने की बात करती है और उसकी बात मानकर नादिया ट्रेन से जाने लगी। लेकिन राया उसे वापस ले आया और कहता है कि वो वही काम करेगी जो पहले किया करती थी। इसके बाद नादिया फिर से सर्कस में काम करने लगी। राया अब रोज उसका शो देखता। धीरे धीरे नादिया और राया के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी। नादिया राया से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन नादिया गंगा के बारे में पूछती है तो राया उसे अपने बचपन की कहानी बताता है। राया कहता है कि उसकी मां ने उसके पिता को मार दिया था और उसके बाद दोनों भाई बहन लगभग अनाथ हो गए थे। बचपन में उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। राया और गंगा एक आदमी के लिए काम करते थे, जहां उन्हें कब्रिस्तान में जाकर उन मुर्दों के सोने के आभूषण निकालने पड़ते थे। यहीं पर हमें एक और सच्चाई पता चलती है। जब ये दोनों छोटे थे तो राया की मां गंगा को बेचने की कोशिश की थी और उस समय गंगा के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा था। जब ये बात राया को पता चली तो वो अपनी मां के साथ साथ उस आदमी को भी मार डालता है और इसी वजह से राया के लिए गंगा सबसे जरूरी थी और यही वजह है कि राया और गंगा के बीच रिश्ता काफी मजबूत था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम देखते हैं कि राया और नादिया का रिश्ता भी अब काफी मजबूत हो चुका था। राया रेविका को लगभग भूल जाता है, लेकिन जब रेविका को नादिया और राया के रिश्ते की सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। गंगा राया को समझाती है कि अगर वो सेबेस्टियन की विरासत हासिल करना चाहता है तो उसे रेविका के साथ रिश्ता बनाए रखना होगा। राया उसकी बात मानता है और रेविका के साथ रहने लगा, लेकिन उसके मन में हमेशा नादिया की याद बसी रहती थी। एक दिन सेबेस्टियन राया को बताता है कि नादिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो धमकी देता है कि वो नादिया और उसके बच्चे दोनों को खत्म कर देगा। राया ये सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसी दिन उसकी रेविका से शादी भी होने वाली थी और वो नादिया की याद में बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। गंगा उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि राया सच में नादिया से बहुत प्यार करने लगा और इसीलिए वो उसका साथ देने का फैसला करती है। दोनों शादी की पार्टी में पहुंचते हैं। वहां राया सबसे पहले सेबेस्टियन को मारता है। इसके बाद राया और गंगा मिलकर उसके सभी लोगों को खत्म करने लगे। तभी रेविका सामने आती है। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने अपने पिता को मरते हुए देख लिया था, लेकिन उसके सामने आते ही राया अपनी बंदूक नीचे रख देता है और मौका मिलते ही रेविका ने राया के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। राया बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन तभी गंगा की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो रेविका को गोली मारकर खत्म कर देती है। अब गंगा का सिर्फ एक ही मकसद था, राया की जान बचाना। वो उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकलती है और अपने साथी से कहती है कि वो राया को लेकर सुरक्षित निकल जाए। गंगा खुद पीछे रोककर दुश्मनों का सामना करने लगती है। राया जब ठीक होता है तब उसे पता चला कि अब गंगा इस दुनिया में नहीं रही। उसके लिए ये सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि गंगा ही उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती थी। बाद में पता चलता है कि गंगा को एलिजाबेथ ने पकड़ लिया था। एलिजाबेथ गंगा को उसी तरह मरवाना चाहती थी जैसे कभी गंगा ने उसके भाई टोनी को मरवाया था। एलिजाबेथ नादिया को लेकर वहां आती है। नादिया उस समय राया के बच्चे की मां बनने वाली थी। एलिजाबेथ चाहती है कि नादिया अपने हाथों से गंगा को मारे, ताकि राया जब भी नादिया को देखे तो उसे अपनी बहन की मौत याद आए। आखिरकार नादिया को मजबूरी में गंगा को मारना पड़ता है। जब राया को ये सच्चाई पता चली तो वो पूरी तरह टूट गया। वो एलिजाबेथ के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू करता है और फिर गोवा छोड़कर मकाऊ चला गया। मकाऊ में राया एक गैंग के साथ मिलकर काम करने लगा और वहां के माफिया को खत्म करके अपनी ताकत बना लेता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे फिर से गोवा वापस लौटना पड़ा और यहीं से कहानी वापस फिल्म की शुरुआत से जुड़ती है। 1955 में सर्कस के बाहर खड़ा वो बच्चा वास्तव में राया का बेटा था। नादिया ने मरने से पहले उससे कहा था कि उसके पिता आने वाले हैं, लेकिन कार खाई में गिरने के बाद बच्चा मर चुका था। राया उसे बचा नहीं पाया था।
लेकिन राया को हमेशा लगता रहा कि उसने अपने बेटे को बचा लिया है और इसी सदमे के कारण वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखता रहता है। अब इसके बाद कहानी 1967 में पहुंचती है। राया ने गोवा पर लगभग कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो लगातार शराब में डूबा रहता। इसी दौरान उसकी मुलाकात मेलिसा नाम की लड़की से होती है, जिसके शरीर पर बम लगा हुआ था। मेलिसा उसे अपने कसिनो बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी वजह से उसका पिता बर्बाद हो चुका था। लेकिन राया घबराने के बजाय कहता है कि अगर उसके पास 2 मिनट हैं, तो वो 2 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। दरअसल राया को मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही वो टाइमर खत्म होने वाला होता है, तभी वो बम को निकालकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और इस तरीके से दोनों की जान बच जाती है। अब धीरे धीरे मेलिसा राया के करीब आने लगी और दोनों साथ में रहने लगे। कुछ समय के बाद मेलिसा एक बच्चे को जन्म देती है और राया उसका नाम एडम रखता है। इसी दौरान राया को बार बार एक रहस्यमय लड़का दिखाई देने लगा। वो लड़का सिर्फ राया के पीछे पड़ा होता है और उसे मारने की कोशिश करता रहता। इसी तरीके से लगभग 5 साल गुजर जाते हैं। एडम के 5वें जन्मदिन पर वही लड़का राया के कमरे में घुसकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राया और नादिया का बेटा है। वो अपने पिता से नफरत करता था, क्योंकि उसे कभी पिता का प्यार मिला नहीं था। एक दिन वो एडम को किडनैप कर लिया और राया उसका पीछा करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। राया उससे कहता है कि उसके अंदर जो नफरत है वो वास्तव में उसके बेटे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। और यहीं पर वो लड़का बताता है कि नादिया और गंगा की मौत के लिए असली जिम्मेदार राया खुद है। राया उससे कहता है कि अब वो इन सब चीजों से भागना नहीं चाहता और अगर वो चाहता है तो उसे मार दे। लेकिन लड़का राया को नहीं मारता। वो दूर जाकर रोने लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने पिता का प्यार चाहिए था। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिस लड़के से राया अब तक लड़ रहा था वो असल में था ही नहीं, वो सिर्फ राया का भ्रम होता है। वो कभी भी किसी और को दिखाई नहीं दिया। ये सब राया के दिमाग में चल रहा था। दरअसल सच्चाई ये थी कि 1955 में जब कार खाई में गिरी थी, तब राया का असली बेटा उसी हादसे में मारा गया था। राया उसे बचा नहीं पाया था, लेकिन सदमे के कारण उसने अपने दिमाग में ये मान लिया कि उसका बेटा जिंदा है। बाद में जब एडम पैदा हुआ और उसने राया को डैडी कहना शुरू किया, तब राया के पुराने सदमे में उसी बच्चे की कल्पना को फिर से जिंदा कर दिया। वो लड़का राया के अपराध बोध और दर्द का हिस्सा बन चुका था। यानी अब तक हमने जितनी भी लड़ाइयां देखी, उनमें से ज्यादातर राया के दिमाग में चल रही थी। इसके बाद मकाओ का सबसे बड़ा विलेन राया के पीछे अपने लोगों को भेजता है, क्योंकि उसके बेटे निकोलस की मौत भी राया के हाथों हुई थी। राया की पूरी गैंग खत्म कर दी जाती है और आखिर में सिर्फ राया बचता है। राया दुश्मनों से अकेले ही भिड़ रहा था और आखिर में बर्फ की चट्टान में एक बड़ा धमाका कर देता है और बर्फ का विशाल सैलाब उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब राया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन मरने से पहले वो सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने बेटे को गले लगाना, जिसे वो कभी बचा नहीं पाया था। उसी वक्त उसे उसका बेटा दिखाई देता है। राया उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ बर्फ का पूरा सैलाब सब कुछ खत्म कर देती है। मतलब कि यहीं पर राया की मौत हो जाती है और इसी के साथ टॉक्सिक मूवी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म का सबसे बड़ा पहलू यही था कि राया बाहर की दुनिया से जितना लड़ रहा था, उससे कहीं ज्यादा वो अपने दर्द, अपने अपराध बोध और अपने पुराने सदमे से लड़ रहा होता है। जिस बेटे को वो बचा नहीं पाया था, उसकी याद उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये चैनल अभी नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।